नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन फॉर यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 100 ऐसे प्रश्न बायोलॉजी के जो किसी भी एग्जामिनेशन में आते हैं। और चाहे आप किसी मेडिकल फील्ड में ले लीजिए या किसी जीके को ले लीजिए, एसएससी ले लीजिए, या आप ले लीजिए सीटेट, सुपर टेट या अदर एग्जामिनेशन, तो बायोलॉजी के क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाएं, काफ़ी स्पीड के साथ ये वीडियो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए, आज का पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी के फादर कौन है, या हम लोग कहें फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। यहाँ चार ऑप्शंस आपको दिए गए। सही आंसर इसका बैठेगा आपका अरस्तु। देखिए, अरस्तु द फादर ऑफ बायोलॉजी आप कह सकते हैं। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और आ सकता है आपको कि यहाँ पर एक इंडक्टिव मेथड होती है जिसे आप कहते हैं आगमन विधि, या एक होती है निगमन विधि। इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक भी कौन है? अरस्तु है। ये याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 2 पे रख लेते हैं। आइए, आपको जीवन का भौतिक आधार क्या है? जो आपका जीवन है या समस्त प्राणियों का जो जीवन है उसका भौतिक आधार क्या है? क्या जीन है, कोशिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, या दोस्तों जीव द्रव है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर भौतिक आधार की हम बात करें तो वो होता है आपका जीव द्रव। राइट आंसर क्या होगा? जीव द्रव। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग लेते हैं यहाँ पर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? सबसे पहले अगर हम बात करें कोशिका का पता किसने लगाया था, तो दोस्तों राइट आंसर होता है इसके लिए रॉबर्ट हुक। क्या होता है? रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट, कोशिका के केंद्र या पावर सेंटर किसे कहा जाता है? देखिए, जो पावर जनरेट करेगा, जो ऊर्जा उत्पन्न करेगा, उसे ही हम पावर सेंटर कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहा गया है? ये तो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे ऊर्जा का पावर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन होता है। आगे चलते हैं, कौन सी रचना पादप कोशिकाओं को जंतु कोशिका से अलग करती है? भाई, कौन सी ऐसी रचनाएं हैं जो एक पेड़ पौधे को एक मनुष्य से, एक जानवर से अलग करती है? अगर हम बात करें तो हाँ, पड़हरित उसे अलग करता है, कोशिकाएं भित्ति उसे अलग करती है, सेंट्रियोल उसे अलग करता है। तो राइट आंसर आपके पास क्या बैठता है? ये सभी। किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? आप देखिए, यहाँ सुसाइडल बैग की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? सुसाइडल बैग की। आप ये क्लास से, मेरे हिसाब से ना 8 क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं ये वाला क्वेश्चन। और ये इसमें एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन हमने सम्मिलित किए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आप सभी जानते हैं क्वेश्चन नंबर अगर 6 की यहाँ पे बात की जा रही लाइसोसोम्स। अब बात ये आती है कि लाइसोसोम्स को आत्महत्या का थैला क्यों कह रहे हैं, सुसाइडल बैग इसे क्यों कह रहे हैं? इसका एक बड़ा कारण होता है। क्या होता है? लाइसोसोम जब टूटते हैं तो एंजाइम निकलते हैं, और ये एंजाइम क्या करते हैं? अपने आप को ही नष्ट कर देते हैं, या आप कहते हैं एंजाइम अपने आप को ही खा लेते हैं। इसलिए इसे आत्महत्या का थैला या सुसाइडल बैग कहा गया है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? डबल हेलिक्स मॉडल इसे कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है और जवाब इसका राइट आंसर आता है वॉटसन एवं किकरी। वॉटसन एवं किकरी ने यहाँ पर या क्रिक आप कह सकते हैं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आता है, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? डीएनए का एक मेन फंक्शन यहाँ पूछा जा रहा है, प्रमुख कार्य आपको पूछा जा रहा है। देखिए, डीएनए आपने देखा होगा, कई बार किसी का डीएनए टेस्ट कराया जाता है कि भाई ये इसका बच्चा है या नहीं, आदि चीजें। तो इसलिए किया जाता है क्योंकि अनुवांशिक क्रियाओं का यहाँ संचालन हो रहा है। माता पिता से जो अनुवांशिकता बच्चे में आई ना, वो डीएनए डिनोट करता है। तो इसका प्रमुख कार्य आप जान चुके हैं। अगला क्वेश्चन आता है, आरएनए जिसे राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है, और एक्चुअली यहाँ पर इसका किसमें पाया जाता है आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर आता है सी, कोशिका द्रव में। किसमें पाया जाता है? कोशिका द्रव में। अनुवांशिकता के पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक, फादर ऑफ हेरिडिटी आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जवाब सी आएगा, मेंडल। आप तो जानते होंगे आप लोग, मेंडल बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहे हैं अनुवांशिकता के अध्ययन के लिए। साथ ही साथ इन्होंने मटर के पौधों का चुनाव किया था अनुवांशिकता के लक्षण का पता लगाने के लिए। और मटर के पौधों का चुनाव इसलिए किया था क्योंकि भाई उसमें वो सारे गुण थे जो एक अनुवांशिकता को डिनोट करने के लिए आवश्यक थे। मनुष्यों में गुणसूत्रों की कुल संख्याएं कितनी होती हैं? अगर मनुष्यों में गुणसूत्रों की बात करेंगे तो मैं यहाँ पे एक डायग्राम जैसा बनाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। हम बात करेंगे मेल और फीमेल की, हम बात करेंगे मेल और फीमेल की हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, मेल में यहाँ पर 46 गुणसूत्र होते हैं, अगर फीमेल की बात करें तो भी 46 गुणसूत्र होते हैं। अब यहाँ पे पर जो फीमेल के पास XX होते हैं और इसके पास XY होते हैं, याद रखिएगा।
तो लिंग का निर्धारण कौन करता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। लिंग का निर्धारण कौन होता है भाई, यहाँ पे लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी, इसका निर्धारण कौन कर रहा है? क्या मेल कर रहा है, क्या फीमेल कर रहा है? आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। तो जवाब इसका तो 46 है। और अगर ये पेयर में पूछ लिया जाए, पेयर का मतलब होता है जोड़े। क्या होता है? जोड़े। अगर जोड़े में आपसे पूछ लिया जाए तो भाई 23 जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। टोटल संख्या 46 होती है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जब भी लिंग का निर्धारण होता है तो मेल रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि इसके पास एक्स वाई गुणसूत्र होता है। अगर फीमेल एक्स दे रही है, ये भी एक्स दे रहा है, तो लड़की पैदा होगी। अगर फीमेल एक्स दे रही है और ये वाई दे रहा है तो डेफिनेटली लड़का पैदा होगा। तो ये आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। मनुष्य में होने वाले अनुवांशिक रोग कौन से होते हैं? देखिए, अनुवांशिक रोग वह रोग होते हैं, जैसे कि कोई रोग माता पिता को है तो एक्चुअली वो बच्चों को भी हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे कौन से रोग हैं आप बताइए जो माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित हो रहे हैं? तो जवाब आपको बता दूं, यहाँ पे वढ़ता। वढ़ता मतलब क्या होता है? ये एक प्रकार की ब्लाइंडनेस होती है, कलर ब्लाइंडनेस आप इसे कह सकते हैं कि भाई आपको सही तरीके से कलर नहीं दिख रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि भाई शाम 6 बजे के बाद भी बच्चों को इसमें दिखाई नहीं देता है। साथ ही साथ हम बात करें हीमोफीलिया हो गया, टर्नर सिंड्रोम्स हो गए, तो ये इसमें मांसपेशियों वाली है, इसमें एक्चुअली ब्लीडिंग होने लग जाती है। आप इसके सिम्टम्स पढ़ेंगे तो ये भी एक प्रकार की अनुवांशिकता रोग है। तो जवाब ये सभी हो जाता है। लड़का कब पैदा होता है? मैंने अभी हाल ही में ही आपको बताया कि भाई यहाँ ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, या हम कहें निषेचन की जो प्रोसेस होती है उसके दौरान अगर हम देखें, अगर मेल एक्स फीमेल एक्स दे रही है और मेल वाई दे रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक लड़का पैदा होने की संभावना है। संभावना क्या होगा ही। तो एक्स वाई गुणसूत्र इसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति के लक्षण क्या कैसे दिखाई देते हैं? आप कैसे मानोगे कि कोई व्यक्ति हीमोफीलिया उसे हो गया है? अभी हाल ही में ही हमने बात की कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिकता संबंधी रोग है। आपने ये बात की, हमने भी आप लोगों से ये बात की है। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर आता है दोस्तों। यहाँ पे रक्त का बहना बंद नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, जिसे हीमोफीलिया रोग हो जाता है ना, उसका अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया तो वो बंद नहीं होती है। ये चीजें आप याद रखें। आगे चलते हैं। जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अगर आप जीनों के विषय में आप चर्चाएं कर रहे हैं, जीनों के विषय में आप देख रहे हैं, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ आपको सही लग रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इससे पहले कि मैं अगला क्वेश्चन लूं, आप लोग दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, और फटाफट लाइक करेंगे वीडियो को। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि रात 9 बजे हम लोग लेकर आते हैं आप लोगों के लिए जबरदस्त लाइव क्लास। आगे चलते हैं। अब देखिए, जीनों के बारे में अगर आप एक सही स्टेटमेंट, एक सत्य कथन मुझसे पूछ रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी आप लगा दीजिए, बिल्कुल राइट था। नेक्स्ट देखते हैं, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? कृत्रिम संश्लेषण का मतलब समझते हैं आप लोग, यहाँ पर आर्टिफिशियल जीन्स यहाँ पर किसने कहना चाहिए बनाया था या कृत्रिम संश्लेषण किया था? क्वेश्चन नंबर 16 है, जवाब सी आएगा, हर गोविंद खुराना। क्या जवाब आएगा दोस्तों? हर गोविंद खुराना इसके लिए राइट आंसर है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, अपने आप में ही बहुत ज्यादा आता है। और ये सिद्धांत नाम है चार्ल्स डार्विन के। किसके नाम है? चार्ल्स डार्विन के नाम है। अनुवांशिक, जिसे आप कहते हैं जेनेटिक्स, संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधों का चुनाव किया था? अभी हाल ही में ही मैंने आपको ये क्वेश्चन क्लियर किया था, और उन्होंने मटर के पौधों का चुनाव किया था। अब आप सोच रहे होंगे सर मटर का पौधा ही क्यों चुना उन्होंने? एक्चुअली क्या था, आपने देखा है कि हम अनुवांशिकता का अध्ययन कैसे कर सकते हैं कि कोई आदमी बहुत लंबा होता है, कोई आदमी बहुत छोटे होते हैं, कोई मध्यम होते हैं, कुछ आदमी काले होते हैं, कुछ सफेद होते हैं, कुछ यहाँ पे मीडियम होते हैं, सावले जिसे कहा जाता है। ठीक है, कुछ बड़े मोटे होते हैं तो कुछ बड़े ही पतले होते हैं। अब ये सारे गुण का अध्ययन अगर हमें करना है तो मटर के पौधों में था। भाई मटर के पौधे हरे भी थे, पीले भी थे, और यहाँ पर पीले भी थे, और हल्का कहना चाहिए यहाँ पे ग्रीनी टाइप के भी थे। साथ ही साथ मटर के पौधे लंबे भी थे, बौने भी थे, मोटे भी थे, पतले भी थे। और मटर का पौधा एक ऐसा पौधा था जिसका ग्रोइंग पीरियड बहुत शॉर्ट टाइम था, जिस वजह से यहाँ पे ना मटर के पौधे का चुनाव करना उचित समझा गया। आगे चलते हैं। एक वढ़ता वाला व्यक्ति जिसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया है, वो एक्चुअली कौन से कलर देखने में उसे प्रॉब्लम होती है? देखिए, जिसे कलर ब्लाइंडनेस हो उसे मुख्यतः प्रॉब्लम होती है रेड कलर में और ग्रीन कलर में। याद रखें इस चीज को। किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव के स्तर पर गठित जंतु कहा गया? चलिए जल्दी आप मुझे बताएंगे। जवाब सही होता है इसके लिए प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ इसका राइट आंसर है। एक कोशिकीय जंतु अमीबा, सुनिएगा, और युगलिना,
में किस संघ के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ पहली बात तो आप ये याद रखें कि एक कोश की जंतु कौन सा है। ये प्रश्न ही कई बार पूछा गया है कि एक कोश की जंतु कौन सा है। तो एक कोशिकीय जंतु अमीबा जो है ये एक्चुअली आता है आपका 21 नंबर की बात करेंगे डी प्रोटोजोआ में। आगे चलते हैं। मेंढक का श्वसन अंग कहाँ से, भाई मेंढक सांस कहाँ से ले रहा है। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेंढक सांस कहाँ से ले रहा है। तो जवाब यहाँ पे आपको पता है ना, मेंढक बहुत चालाक है। मेंढक पानी के अंदर भी सांस ले लेता है, कीचड़ में भी ले लेता है, खुली हवाओं में भी सांस ले लेता है। तो वो ना त्वचा से, क्लोमों से और फेफड़ों से, सभी जगह से यहाँ पे सांस लेने की कैपेसिटी रखता है। नेक्स्ट देखते हैं, वास्तविक मछली कौन सी है, रियल फिश जिसे कहा गया है। रियल फिश किसे कहा गया है, तो जवाब आता है सी हिपो, हिपोकैम्पस को यहाँ रियल फिश का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेंढक किस वर्ग का जंतु है। मेंढक किस वर्ग का जंतु है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। जवाब आप लॉक कर दीजिए बी, बी लॉक करिए। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों के स्तन में कितने कोष्ठ होते हैं। अब देखिए स्तनधारियों में आप भी आते हैं, स्तनधारियों में आप भी आते हैं। और स्तनधारी क्या होते हैं, देखिए जिनके जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो एक्चुअली स्तनधारी कहलाते हैं। अब स्तनधारी के पहचानने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि भाई स्तनधारी को आपको पहचानना है तो उनके शरीर के बीचों बीच हड्डी होती है, जैसे आपके शरीर में रीढ़ की हड्डी है और उनके स्तन होते हैं और ये अपने बच्चों को स्तनपान कराते हैं, अर्थात ये दूध पिलाते हैं। और इनकी पहचानने की एक और खास बात है कि इन स्तनधारियों के बाहरी कान होते हैं और शरीर में बाल होते हैं। क्या होते हैं, शरीर में बाल होते हैं और बाहरी कान होते हैं, ये स्तनधारी होते हैं। अब मेरे हिसाब से स्तनधारी को कोई भी पहचान सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या सांप स्तनधारी है, सांप स्तनधारी है, यस एंड नो, तो देखिए आप सांप बता दोगे कि स्तनधारी नहीं है क्योंकि उसके शरीर में बाल नहीं है, साथ ही साथ उसके कान नहीं है और वो अपने बच्चे को जन्म नहीं देते हैं, तो डेफिनेटली वो स्तनधारी नहीं है। जो भी स्तनधारी होते हैं उनके हृदय के 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। अगर आप बात करें यहाँ पे 2 आलिंद 2 निलय होते हैं, मिलाकर 4 हो जाते हैं, जैसा कि आपको पता है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु पर होता है। अगर आप बात कर रहे हैं, जवाब सही है इसका बकरी। बकरी में सबसे ज्यादा तापमान देखा गया है। मछली किस अंग से सांस लेती है, तो मछलियों की अगर बात हो रही है तो मछली अपने गिल से सांस लेती है। सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम बता दीजिए, सबसे बड़ा स्तनधारी का नाम आप बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ 28 है और यहाँ पर आपका सही जवाब यहाँ पे 28 का डी होना चाहिए। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। विश्व का सबसे छोटे पक्षी की बात करेंगे, सभी जानते हैं हामिंग बर्ड। हामिंग बर्ड यहाँ पे विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। कशेरुकी, कशेरुकी या कशेरुक जंतु जो होते हैं, शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग कौन सा होता है। देखिए कशेरुक जंतुओं की अगर यहाँ पे चर्चाएं हो रही है, बात हो रही है, तो देखिए कशेरुक जंतु जिनके शरीर के बीच में हड्डी होती है, जैसे आप कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी, इनके शरीर का अगर सबसे मजबूत भाग आप देखें तो एनेमल होता है, जो आपके कहना चाहिए जबड़े में पाया जाता है या आपके माउथ में पाया जाता है, ये याद रखना है आपको। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, अभी क्वेश्चन नंबर 30 है। आगे चलते हैं, वेल की श्वसन अंग किस अंग से होता है। जो वेल मछली होती है एक्चुअली इसका श्वसन अंग कहाँ से होता है, तो वेल मछली जो होती है अपने फेफड़ों से सांस लेती है। आपने देखा होगा, मैं इसका एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। कई बार आप ये सोचते होंगे कि वेल मछली समुद्र के ऊपरी स्तर पे क्या करती है, सोचते हैं ना आप लोग, डेफिनेटली आप इस चीज को सोचते हैं। तो आपको ये बात पता होना चाहिए क्या होता है, वो पानी के अंदर सांस नहीं ले पाती है पूरी तरीके से, इसलिए क्या होता है समय समय में उसे नदी से या समुद्र से ऊपर बाहर आना पड़ता है खुली हवा में सांस लेने के लिए। इसलिए आपको वेल जो मछली होती है अक्सर ऊपर दिखाई देगी, तो वो इसलिए ऐसा करती है ताकि वो अपने फेफड़ों से सांस भर सके। आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया आप मुझे बताएंगे। अगर आधुनिक मानव की आप बात कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी आप बता देंगे यहाँ पे, प्राइमेट्स। आगे चलते हैं, उत्तक के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तक के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है। जवाब आता है आपका ऑप्शन नंबर सी, हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट, कोशिकाओं के समूह, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहा गया है, जल्दी से आप मुझे बताएंगे। उन्हें कहा जाता है टिश्यू, उन्हें कहा जाता है उत्तक। क्या कहा जाता है, उत्तक कहा जाता है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है, पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के उत्तकों में सबसे ज्यादा देखी गई। 35 जवाब आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपकाल, उपकला। आगे चलते हैं, एक मिनट गई मेरा शायद ये बंद हो गया है। जब तक आएगा वीडियो को ना आप फटाफट लाइक करेंगे, और मेरे चैनल में ना साइंस के और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, उसे आप जाकर जरूर देखिएगा।
शरीर में सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं को नियंत्रित करने वाली पेशी कौन सी होती है? भाई ऐच्छिक क्रियाएं जो आपकी इच्छा से हो रही है, अनैच्छिक क्रियाएं जो अचानक हो जाती है, तो इन सभी को अगर कोई नियंत्रित कर रहा है तो जवाब सी आ रहा है, तंत्रिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? अगर रक्त की हम बात कर रहे हैं, जवाब बी आता है, संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है रक्त? संयोजी उत्तक है। अरेखित पेशी उत्तक कहाँ पाए जाते हैं? अरेखित पेशी उत्तक जो होते हैं, ये ऑप्शन नंबर बी है, ये अमाशय में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अमाशय में। संयोजी उत्तक के उदाहरण कौन से हैं? संयोजी उत्तक के उदाहरण कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, संकुचनशील उत्तक के नाम से जाना जाता है। अब संकुचनशील उत्तकों की आप बात कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी आप लगा दीजिए, पेशी उत्तक। पेशी उत्तक जिसे हम मसल टिश्यू कहते हैं, ये मसल टिश्यू जो होते हैं ना, ये संकुचनशील उत्तकों के नाम से जाने गए, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेतना उत्तक किस प्रकार के उत्तक को कहा जाता है? अगर आप यहाँ पे बात करें चेतना उत्तक को, जो आपको यहाँ पे कॉन्शियसनेस फील कराता है, तो यहाँ पर आप बात करेंगे तंत्रिका की। किसकी बात करेंगे? तंत्रिका की बात करेंगे। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ये हीमोग्लोबिन आपको पाया जाता है, आपको बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, सभी लोग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं सेशन को, ये मैं देख पा रहा हूँ। 42 नंबर का प्रश्न है और हीमोग्लोबिन यहाँ पर पाया जाता है दोस्तों। तो हम क्वेश्चन पे थे यहाँ पर कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है। देखिए एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मिस है, यहाँ पे क्वेश्चन होना था हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर पाया जाता है, क्वेश्चन दिया है तो आरबीसी, आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वहां पे हीमोग्लोबिन पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, ये याद रखें। अगर यही क्वेश्चन हमें लेना है तो हम ऑप्शन नंबर 1 के साथ रहेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मिस टाइपिंग हुआ है। आप देख पा रहे हैं आंसर में यहाँ पे आपको डब्ल्यूबीसी दिख रहा है, बट नॉट अ डब्ल्यूबीसी। ये इसका राइट आंसर आरबीसी होगा अगर पाया जाता है तो। आगे चलते हैं, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि की उपाधि दी गई है? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा गया है? तो आप सभी जानते हैं यार, ऐसी ग्रंथि जो अन्य ग्रंथियों का कंट्रोल कर रही है, अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित कर रही है, उसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और उसे प्यूटिटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? मानव शरीर में अगर आप हड्डियों की संख्या की बात कर रहे हैं तो 206 हड्डियां संख्या होती है। अब यहीं पे मैं बात करूं, एक नवजात शिशु है। कैसा शिशु है? एक नवजात शिशु है। तो आप बताइए इस नवजात शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाएगी? तो नवजात शिशु जो होगा ना, इसमें अगर आप हड्डियों की संख्या की बात कर रहे हैं तो 270 से लेकर 300 तक की हड्डियां देखने को मिलती है नवजात शिशु में। अब सोच रहे होंगे हड्डियां चली कहाँ जाती है? क्या होता है, नवजात शिशु में हड्डियां अलग अलग होती है। जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है तो वह हड्डियां जुड़कर, जैसे ये 2 हड्डियां हैं, जुड़कर एक हड्डी हो जाती है। तो इस तरीके से हड्डियों की संख्या कम हो जाती है और वयस्क अवस्था में आते आते 206 हड्डियां उस मानव शरीर में बचती है। आगे चलते हैं, भोजन में उपस्थित शर्करा और माल्टोज बदल जाता है। तो भोजन में उपस्थित जो शर्करा है या जो माल्टोज है, ये टॉयलिन में बदल जाता है। याद रखना है, भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग के द्वारा होता है? तो देखिए ये बात तो सभी जानते हैं कि भोजन का अवशोषण जो होता है ये छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन के दौरान होता है। एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, क्या बड़ी आंत की लंबाई ज्यादा होती है या छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है? कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा किसकी ज्यादा होती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना किसकी ज्यादा होती है, इसकी या इसकी। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आइए यहाँ पे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आप मुझे बता दीजिए। जब भी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में पूछा जाता है तो लीवर है। क्या है दोस्तों? लीवर, जिसे आप यकृत कहते हैं। यहाँ हम बात करें इंसुलिन की कमी अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो कौन सा डिसीज होगा? तो देखिए जिसको इंसुलिन की कमी हो जाती है ना, उसे डायबिटीज होती है। क्या होती है? डायबिटीज, जिसे मधुमेह कहा गया है। कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है, मतलब तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है? 49, और वो होता है कार्बोहाइड्रेट, जो केले में अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। शरीर में गैसों का विनिमय, गैस एक्सचेंज किस अंग के द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 50 है। जवाब सही होगा फेफड़े। फेफड़े, लंग्स के द्वारा ये गैस एक्सचेंज होता है, ये याद रखें। वृक्क, किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? ये प्रश्न यार बड़े बड़े एग्जामिनेशन से छोटे एग्जामिनेशन, सभी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, जैसा कि आप जानते हैं। इसका सही जवाब है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इसके लिए राइट आंसर है। नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? अब नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थों की अगर बात करेंगे, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है यूरिया। क्या पाया जाता है? यूरिया। मानव शरीर में
प्यूटरी ग्लैंड जिसे आप पीयूष ग्रंथि कहते हैं, ये कहाँ पाई जाती है? तो ये आपको देखने को मिलती है मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में ये ग्रंथि आपको देखने को मिलती है। बहुत ही छोटी सी ग्रंथि है पर मास्टर ग्रंथि है। आंखों के किस रंग को नष्ट आंखों के किस भाग का नष्ट हो जाने पर आंखों की रोशनी चली जाती है? तो अगर आपका कॉर्निया काम नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली आंखों की रोशनी कॉर्निया के साथ चली जाती है, इसलिए आपने देखा है। चलिए, देखा नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति अगर आंखों का दान कर रहा है तो वो आंखों के किस भाग का दान करेगा? आप इन चारों में से ऑप्शन कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे मुझे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? चलिए मुझे बताएंगे आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो देखिए, ये होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? जिसे आप कहते हैं रेड बोन मैरो या लाल अस्थि मज्जा, जहां आरबीसी का निर्माण होता है। अब देखिए, आरबीसी के कारण है ना, ब्लड का कलर जो होता है ना, लाल होता है। अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे आरबीसी का जीवन काल कितने समय का होता है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका जीवन काल कितने समय का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कशेरुकदंड में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो जवाब आता है इसका 33, 33 इसकी संख्याएं निकल कर आती है। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कहाँ पे है? चलिए, ये लंबी हड्डी का नाम क्या है? तो देखिए, आपके शरीर की सबसे लंबी हड्डी अगर हम बात करें तो वो फीमर बोन होती है, और ये आपकी थाइस में पाई जाती है, घुटनों के ऊपर और हिप के नीचे। यहाँ पर पूरी जांग आप ले सकते हैं, ये जांगों में पाई जाने वाली एक हड्डी है जिसे आप फीमर बोन कहते हैं। आगे चलते हैं। मानव शरीर का रक्त कहाँ शुद्ध होता है? अब आपका जो ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है ये जाता है किडनियों में। कहाँ जाता है भाई? किडनी में जाता है। जो सेम के बीजे के आकार की होती है ना, वो किडनी जिसे वृक्क कहा गया है, उसमें जाकर रक्त शुद्ध होता है। मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है? सभी जानते हैं 72 टाइम्स होता है। किस रक्त समूह में सर्वदाता कहा गया है? सर्वदाता मतलब भाई सबको दे, यूनिवर्सल डोनर जिसे कहा गया। क्या कहा गया? यूनिवर्सल डोनर। और जवाब आता है यहाँ पर ओ रक्त समूह ऐसा कर सकता है, किसी को भी ये ब्लड डोनेट कर सकता है। किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा गया है? 61। सर्वग्राही मतलब सबसे ये ब्लड ले सकता है, और ये कहा गया है ए बी समूह को। ए बी हो गया सर्वग्राही और ओ हो गया सर्वदाता। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? 62 नंबर का प्रश्न है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? जवाब आता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इसके लिए राइट आंसर है। कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? देखिए, यहाँ पे विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी थायमीन। एब्सोल्युटली राइट है। और जबकि आपका जवाब यहाँ पर आता है विटामिन के टेकोफेरॉल, ये बिल्कुल गलत जवाब है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से क्या होता है? मानव शरीर में आयोडीन की कमी हो रही है तो यहाँ पर घेंगा रोग होता है जिसे आप गॉइटर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि विटामिन ए की कमी हो जाए तो रतौंधी रोग हो जाता है, जिसमें शाम 6 बजे के बाद दिखाई नहीं देता है। विटामिन बी में बेरी बेरी हो जाता है, इसमें स्कर्वी हो जाती है। विटामिन डी की कमी से नपुंसकता नहीं होती है, इससे होता है सूखा रोग। क्या होता है? सूखा रोग होता है, जिसे आप रिकेटस के नाम से जानते हैं। अब ये रिकेटस रोग होता क्यों है भाई? इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है क्योंकि आपके शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है। और विटामिन डी का मेन सोर्स होता है सूर्य का प्रकाश। क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। अगर सूर्य का प्रकाश आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है तो आपके में विटामिन डी की कमी होगी। आपने देखा है बच्चों की हड्डियां सूख जाती है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, विकलांग विकलांग जैसा दिखाई देने लग जाता है वो। उसे आप यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो उसे विटामिन डी की कमी हुई है। आगे चलते, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? 66। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? आप ये बताएंगे। तो यहाँ पर विटामिन जो है बी एन सी जो है जल में घुलनशील है। विटामिन बी एन सी जो है ये जल में घुलनशील है, याद रखिएगा। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आप ये बताइए, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? जैसा कि अभी मैंने आपको अभी जस्ट पूछा हुआ था, 120 दिन, 120 डेज। यहाँ आप कहेंगे तो लगभग मेरे हिसाब से अगर आप लिखेंगे 4 मंथ का टाइम निकल कर आ रहा है कि आरबीसी का जीवन काल है। याद रखें इस चीज को भी। शरीर का ताप नियंत्रण कहाँ पर होता है? शरीर के ताप नियंत्रण की बात करें तो एक ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, ये शरीर के ताप का नियंत्रण करके रखती है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य आप मुझे बताएंगे। हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक आप मुझे बताएंगे। 70 नंबर का प्रश्न है, जवाब बी आ जाएगा, लोहा। लोहा हीमोग्लोबिन का एक महत्वपूर्ण घटक जो होता है वो क्या होता है? लोहा होता है, याद रखें। किडनी का मुख्य कार्य क्या है?
आप 71 की बात कर रहे हैं। किडनी का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, ये आप कह सकते हैं किडनी का एक मेन फंक्शन है। आगे चले, हड्डियों और दांतों का निर्माण मुख्यतः कहाँ से हो रहा है? तो हड्डी और दांतें जो होती हैं आपकी, ये मुख्यतः देखी जाती है। इसमें दो चीजें होना बहुत जरूरी है, कैल्शियम और फास्फोरस। तो जवाब क्या आएगा आपका? जवाब डी आएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? भाई सबसे छोटी हड्डी जो पूरे मानव शरीर के अंदर देखी गई है वो कान के अंदर होती है, और वो मध्य कड़ के अंदर पाई जाती है, और उसे स्टेपिस कहा गया है। कहाँ जाती है? कान में। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से मिलता है? अभी हाल ही में ही आपसे चर्चाएं मैंने की है इसके बारे में। विटामिन डी, विटामिन डी जो होता है सूर्य की रोशनी से मिलता है। मनुष्य के द्वारा सांस में ली जाती है। ये क्वेश्चन तो यार बताने लायक ही नहीं है, ऑक्सीजन लिया जाता है। वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? देखिए 32 दांत होते हैं। अब आपको एक बात में कोई यहाँ पे आपको मैं पूछना चाहूंगा, 32 दांत में से मानव के स्थायी और अस्थायी दांत कितने होते हैं? आपको ये बताना है जल्दी से। अस्थायी दांत कहने का मतलब मिल्क टीथ है। मिल्क टीथ कितने होते हैं? वायरस से फैलने वाले रोग क्या है भैया? एड्स हो गया आपका, चेचक हो गया, खसरा हो गया, ये सभी जो है ना कहीं आपके फैलने वाले रोग है। आगे चलते हैं, मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण के कारण होता है? तो आपने अक्सर मलेरिया के बारे में पढ़ा है, बहुत पढ़ा है। और प्लाज्मोडियम के कारण होता है, मादा एनीफिलीज मच्छर इसको फैलाती है। जैसा आप जानते हैं मलेरिया रोग के परजीवी वाहक का नाम बिल्कुल आपके सामने है, मादा एनीफिलीज मच्छर। कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है? देखिए क्या होता है, कई बार दूषित भोजन या दूषित जल का ग्रहण होने के कारण एक रोग होता है, जिस रोग को आप कहा जाता है हैजा। क्या कहा जाता है? हैजा। डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? अब देखिए डायलिसिस आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप किडनी का यहाँ पे डायलिसिस करते हैं, गुर्दे का अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। बच्चों में एक टीका लगाया जाता है जिसे कहते हैं बीसीजी वैक्सीन या बीसीजी का टीका। ये किस तरह के रोगों से बचाव के लिए इस्तेमाल किया गया है टीका? तो ये टीके का इस्तेमाल होता है टीबी, टीबी के रोगों से बचाव करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जीवाणु जैसे बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोगों को आपको चुनना है कि कौन कौन से रोग जो होते हैं ये जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। 83 नंबर का ऑप्शन होता है सी दोस्तों। क्या होता है? सी। बिल्कुल आपको चुनना था, मलेरिया छोड़ देना है आपको, यहाँ पे टीबी को ले लेना है, कुष्ठ रोग को ले लेना है, और यहाँ पे रेबिज को छोड़ देना है, फिर अगला ऑप्शन भी ले लेना है। मच्छर द्वारा फैलने वाले रोग कौन से? मेरे हिसाब से अगर 84 नंबर में आप डिस्कस करेंगे तो सारे मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। घरेलू घरेलू जो मक्खियाँ होती हैं, घर के आसपास जो मक्खियाँ आपने देखी हुई गंदगी में बैठती है फिर हमारे घर में आ जाती हैं, और तो ये मक्खियाँ एक्चुअली किस तरह के रोग फैला रही है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो देखिए मक्खियाँ जो है ना ये रोग फैलाती है 1 and 2 and 3। कौन जंतु प्लेग महामारी को फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? देखिए प्लेग के बारे में आपने बहुत कुछ बचपन से पढ़ रखा है कि जब चूहे होते हैं, चूहे प्लेग को फैलाते हैं, ये आप सभी जानते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? अब क्या होता है जल्दबाजी में बच्चा अरस्तु लगा देता है, जबकि अरस्तु तो जीव विज्ञान के, जंतु विज्ञान के, और यहाँ हमें वनस्पति मतलब पेड़ पौधों के बारे में पूछा है तो थ्रियोफ्रास्टस, थ्रियोफ्रास्टस इसके लिए राइट आंसर है। सवालों का अध्ययन को क्या कहा गया है? जो सवाल होते हैं ना इनके अध्ययन को कहा गया है ऑप्शन नंबर बी फाइकोलॉजी। याद रखें। कवकों के अध्ययन को क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए इसके लिए, बिल्कुल सही जवाब है। 90 नंबर में हम लोग पहुंच चुके हैं। विषाणु की खोज किसने की? दोस्तों देखिए 10 प्रश्न अभी भी आने के, 10 प्रश्न अभी भी आने के। मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फटाफट यहाँ पर आप लोग अध्ययन से जुड़े। और कभी भी अगर सक्सेस अचीव करना है तो वो कहते हैं ना, नो गेन नो पेन। तो गाइस यहाँ पे बिना सेवा के मेवा तो नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ी मेहनत जरूर आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा डिस्कशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन सारे चुनकर लाए गए हैं तो टाइम तो लगेगा। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या होती है? जवाब होता है आपका यहाँ पर 91 का बी। बैक्टीरिया की खोज किसने की? जल्दी से मुझे बताएंगे बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो एंटोनी एंड लुएन हॉक ने इसकी खोज की थी। रेबिज का टीका की खोज किसने की थी? रेबिज का टीका, तो रेबिज का टीका की खोज की थी लुई पाश्चर ने। पाश्चराइजेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अगर इसके बारे में आप देखेंगे तो आप जल्दी से पहले यहाँ पर सारे स्टेटमेंट पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। जवाब आता है डी उपरोक्त सभी। टीबी के टीके की खोज किसने की थी? बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। और टीबी के टीके की खोज रॉबर्ट कॉच ने की हुई थी, याद रखें इस चीज को। कौन सा पौधा कवक और शैवाल को परस्पर संबंध को दर्शाता है? ये क्वेश्चन हमने सेटेट में बहुत डिस्कस किया है। ये लाइकेन है। लाइकेन एक प्रकार से सहजीविता का उदाहरण है जिसमें कवक और शैवाल मिलकर
लाइकेन का जीवन संभव करते हैं, ये आप कह सकते हैं, या सहजीविता को शो करते हैं। किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है? जल्दी आप बताएंगे। किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है? 97। जवाब सी होता है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम इसके लिए राइट आंसर है। आगे चलते हैं। सुम्मिलित कीजिए तनु का रूपांतरण। अब देखिए तनु का कौन कौन सा रूपांतरण है, ये आपको सम्मिलित करके देना है। जल्दी से आप लोग करेंगे, समय में ज्यादा बिल्कुल नहीं देने वाला हूं आपको। यहाँ पर तनु का रूपांतरण के लिए ऑप्शन नंबर आपको सी चुनना है। शुष्क भित्त लक्षण वाला पौधा कौन सा है? यहाँ पर देखिए ऐसे पौधे जो एक्चुअली जहाँ कम पानी में सर्वाइव कर पाते हैं, या ऐसे पौधे आप कह सकते हैं जैसे कि नागफनी है। तो ऐसे पौधे जो होते हैं ये एक प्रकार से शुष्क शुष्क भित्त पौधे के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। एक 100 नंबर का क्वेश्चन है, पौधे के प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों के किस भाग पर संपन्न होता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो के अबाउट में कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न में डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में विद रिस्पेक्ट लिखें आप लोग। आपका डाउट हम लोग सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। बायोलॉजी का एक बड़ा वीडियो था, आशा करते हैं ये 100 क्वेश्चन आपके बहुत यूजफुल होंगे, बहुत काम आएंगे और आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। जुड़ने के लिए आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड टेक केयर गाइस।